नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी इन दिनों बाढ़ की खबरों से हलकान है, लेकिन इनके साथ ही सियासी खबरों की बाढ़ भी बराबर आई हुई है। हाल में पंचायती राज निदेशालय का एक निर्देश जो कि यादव और मुस्लिम समुदायों को टारगेट कर रहा था, वो राजनीतिक घमासान का सबब बन गया। पीडीए की धार लगातार तेज करते अखिलेश यादव एक मस्जिद विवाद में घिरे नजर आए, तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार की रस्साकशी भी लगातार सुर्खियों में रही। आने वाले दिनों में यूपी के सियासी मौसम पर इन तमाम घटनाक्रमों का क्या असर होने वाला है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर पंचायती राज निदेशालय का एक बड़ा अजीबोगरीब सा फरमान आया, जिसमें खास तौर पर यादव और मुस्लिम को टारगेट किया गया था। जाहिर तौर पर विवाद होना ही था, विवाद हुआ, सरकार ने उसे रद्द कर दिया, लेकिन इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बैठी है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से ये सिलसिला चल रहा है। और अब ये खुल के होने लगा। पहले ये छुपा छुपी तरीके से होता था कि भाई क्योंकि जितनी ये तय था कि मुसलमानों और यादवों को टारगेट करके उनके खिलाफ तरह तरह की कार्रवाइयां करके उनको चाहे केसेस में फंसा करके या सच्चे, कहीं सच्चे भी होंगे केसेस, लेकिन बहुत सारे झूठे केसेस बना करके उनको फंसाया गया और उनके साथ बाकायदा नाइंसाफी कर गई। तब ये सब चीज छुप छुप के होता था। अब जो यहाँ यूपी की भाषा में कहा जाता है खुला खेल फर्रुखाबादी, वो हो गया है। और बहुत ही शर्मनाक है ये बात, क्योंकि किसी भी जाति को और धर्म को लेकर के इस तरह से करना, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको इजाजत नहीं देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि और कोई हथियार नहीं बचा है, क्योंकि हर चीज में एक्सपोज हो चुके हैं किस तरीके से झूठ बोलने में पराकाष्ठा है, तो ये इनके पास एक ही हथियार रह गया है कि समाज को हिंदू मुसलमान में बांटो और ऐसी ब्रांडिंग कर दो कि यादवों को ट्रीट किया जाए कि ये भी मुसलमान, आधे मुसलमान। क्योंकि इनकी इनकी मानसिकता ये रही है कि समाजवादी पार्टी को ब्रांड कर दिया है मुस्लिम यादव का एक पॉलिटिकल ग्रुप, जो कि फिर मैं कहूंगा कि गलत है। क्योंकि और लेकिन इस मकसद से किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की बड़ी फिक्र हो गई जब से अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला अनाउंस किया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको जोड़ करके इन्होंने एक नया जो कॉम्बिनेशन बनाया था, उसको लेकर के इनको लगा कि अरे पिछड़े भी हमारे हाथ से चले गए और दलित भी चले गए, क्योंकि इन दोनों वोट बैंक्स में मोदी ने काफी जो है वो करा था, पेनिट्रेट कर गए थे और कहीं ना कहीं जो है ये मैनेज कर लिया था कि इनमें से कुछ जातियां भाजपा के साथ जुड़ जाए, जो पिछले चुनावों में देखा गया। तो इस वजह से इनको इससे बहुत खतरा लगा कि अगर ये तीन कंबाइन कर गए तब तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। तो उन्होंने सोचा कि इसकी काट यही है कि पूरा समाज को ऐसा डिवाइड कर दो कि लोग सोचे ही ना इसके बियॉन्ड। हिंदू मुसलमान तरह तरह की चीजों को लेकर के हिंदू मुसलमान, चाहे वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे दूसरे जहां तक कानून का भी इंप्लीमेंटेशन हो, तो इस तरीके से किया जाए, बात बात पे हिंदू मुसलमान। मतलब ये ऐसे उसमें ले गए हैं भारत को, जो शायद 1947 में समझ में आता था कि जब पाकिस्तान बनाया गया था और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तब ये बात समझ में आती थी कि ये फीलिंग हिंदू मुसलमान की बहुत डीप रूटेड हो गई थी और बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई थी। लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, उसका हिस्टोरिकल रीजन था। लेकिन आज की डेट में जब ये जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, सारी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हम अभी वहीं रह रहे हैं। हम अभी भी उसी दौर में रह रहे हैं, क्योंकि हमें वापस लाया गया उस दौर। और ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और इसके बेसिस पे वो अपनी पूरी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि लोगों के माइंड्स, जैसे लोग जब कहते हैं कि साहब वोटिंग मशीन्स कैप्चर कर, हमने कैप्चर लोगों के माइंड्स कैप्चर कर लिए, करप्ट कर दिए लोगों के माइंड। और इसमें दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें शामिल हो गए, क्योंकि बड़ा आसान दिखता है उनको ये समझना, और ये समझाने के तरीके जिस तरीके के भारतीय अपनाए हैं, एक कल्ट टाइप का क्रिएट कर दिया है, जहां कोई सवाल अपने आप से नहीं पूछ रहा है और आंख बंद करके फॉलो करने लगता है।
नहीं, बिल्कुल सर। आपने अखिलेश यादव और उनके पीडीए की बात की, तो भले ही जैसा आपने कहा कि बीजेपी अपने तरीके से अपनी राजनीति चमकाना चाहती है, लेकिन वो तो ऐसा लगता है हर बार अखिलेश यादव को फुल टॉस थमा दे रहे हैं कि भैया खेलिए खुलकर। कभी वो इटावा वाला मामला हो, चाहे ये लेटर वाला मामला भी था यादव मुस्लिम को जिसने टारगेट किया, वापस लेना पड़ा आपको, और अखिलेश यादव ने फिर इसे पीडीए की पिच पर खेला कि आप पीडीए को जितना प्रताड़ित करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगी वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसमें अब की बार ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि अखिलेश यादव जम के जवाब दे पा रहे हैं। वरना जिस तरीके का कि उनके पास मशीनरी है, उनके पास जो गोदी मीडिया है, उसकी वजह से होता क्या है कि कोई भी विपक्षी पार्टी अपनी बात पहुंचा नहीं पाती लोगों तक, क्योंकि पूरा कंट्रोल, कब्जा है। और इसके लिए मैं भाजपा से ज्यादा दोष देता हूं उन लोगों को जो बिके हुए हैं भाजपा के, क्योंकि मीडिया का काम ये नहीं है कि किसी के लिए भी बिक जाए, चाहे वो इनके लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो। तो फेयरनेस वहां नहीं रहेगी इस वजह से। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने जो भी बचे हैं, और खासतौर से जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके जरिए से कम सच प्रचार हो रहा है, सच भी आ रहा है। वरना इतना झूठ का अंबार खड़ा हुआ है कि, और जो फैलाया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से बीजेपी और आरएसएस द्वारा, जिसकी एक्सपर्टीज है उनके पास, उसका अखिलेश यादव ने थ्रू जो भी चैनल्स बचे हैं खासतौर से यूट्यूब में, उनके जरिए से अपनी बात कह पा रहे हैं। वरना अखिलेश भी थोड़े वो हो जाते थे, बैकफुट पे चले जाते थे, लेकिन अब की बार वो अच्छे से जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसका, उनके झूठ का मुकाबला हो पाए। लगता है कि साथ साथ इसमें विपक्ष में जो कांग्रेस है उसको भी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है और कांग्रेस की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है उसको वापस पटरी पे लाने के लिए या पटरी के पास तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर, अखिलेश यादव की अगर बात करें तो पिछले दिनों अखिलेश यादव भी एक विवाद में फंसे दिखे। दिल्ली की में संसद भवन के करीब एक अदालत जिसमें वो अपने सांसदों के साथ गए, और फिर कई मौलाना इसके विरोध में दिखे कि आपने भाई जो मस्जिद के नियम कायदे होते हैं उन्हें तोड़ा है। फिर एक मौलाना को सपा कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ रसीद दिए। आपको लगता है ये पूरा मामला जिस तरीके से पोर्ट्रे हुआ, तो मुस्लिम वोटरों और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में कोई खटास पैदा कर सकता है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज मुस्लिम समाज भी समझता है कि ये चीजें कैसे मैनेज की जाती हैं। ये सरासर स्टेज मैनेज है। आप कोई मौलाना कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, और जिस तरीके से हर मौलाना ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो हरकत हुई है ये बहुत ही शातिराना और बहुत ही कंडेमेबल, जिस तरीके से मौलाना पेश आए। मौलाना का ये जुबान इस्तेमाल करने के लिए तो उनकी तो मौलानाशिप छीन लेनी जानी चाहिए। तो जो उन्होंने किया, ये अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही शर्मनाक है और पूरे झूठ पे बेसलेस है। तो ये चीजें मुझे नहीं लगता मुस्लिम समाज अच्छी तरह समझता है कि ये कैसे की जा रही है, ये करवाई गई है। और इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे 100% सामने दिख रहा है इसमें, इससे ज्यादा और ये सोचना कि हर मौलाना अखिलेश यादव के पीछे पीछे भाग रहा है, ये गलत धारणा है। क्योंकि वो बीजेपी चाहती है ये दिखाना कि मुस्लिम, क्योंकि ये मुस्लिम पार्टी है, जिससे लोगों का जो इनका जो डिवीजन है हिंदू मुसलमान का, वो काम कर जाए। जब ये समाज में मैसेज चला जाए कि ये तो खाली मुसलमानों की पार्टी है और कुछ यादवों की पार्टी है, तो इस वजह से बहुत अच्छा स्टैंड लिया डिंपल यादव ने। और मैं इसमें उन महिलाओं की भी जो विपक्षी पार्टीज और इंक्लूडिंग कुछ बीजेपी वाली महिलाओं ने इसको जो रेज किया, क्योंकि इशू हिंदू मुसलमान का नहीं था, ये एक मस्जिद के मौलाना बदतमीजी कर रहा है महिला के साथ, तो इसमें सबको खड़े होना चाहिए थे और अच्छा हुआ खड़े हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई एडवर्स असर पड़ने वाला है पीडीए पे। चलिए सर, एक और मसला जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा वो ये कि हम ऑपोजिशन वर्सेस सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में रस्साकसी देखते हैं। हम कई बार सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच में भी तनाव देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी वर्सेस सरकार का एक अजब सिलसिला चल रहा है। ताज़ा मामला सीतापुर में हम देख रहे हैं कि राज्य मंत्री सुरेश राही जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। इससे पहले राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, नंदकिशोर गुज्जर और नंद गोपाल नंदी तक की एक लंबी लिस्ट है जिसमें बीजेपी के मंत्री और विधायक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें लेकर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे बिल्कुल निरीह उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या चल रहा है ये सब?
ये नीरज बड़ा बड़ा क्लियर कट है, इसमें अब तो सामने सब कुछ खुल के दिख रहा है। ये जो है, ये कैंपेन एक्चुअली चलाया जा रहा है, ये उनके अधिकारियों के कंधे पे बंदूक तान करके ये निशाने पे लाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री को। ये झगड़ा है मुख्यमंत्री को लेकर के, कुछ जो विधायकों का ग्रुप है जिनको दिल्ली से मेरा ख्याल वो इनकरेज किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि वो मुख्यमंत्री की मुखालफत करें। तो बात बात पे जहां ये बात आती है कि देखिए अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ये सरासर ये बनाया गया है, क्योंकि कहना चाह उनकी हिम्मत नहीं है कहने की कि मुख्यमंत्री इसके सामने बाधाएं, उनके उनके गलत कारनामों के सामने बाधाएं। तो ये पूरा वो उसी कैंपेन का हिस्सा है जो दिल्ली द्वारा चलाया जाता रहा है काफी टाइम से अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ। क्योंकि आप सब जानते हैं किस तरीके से बिल्कुल उनकी आंख का कांटा बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ दिल्ली वालों के, दिल्ली दरबार के। और वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से, कई बार इससे पहले भी कोशिशें हुई हैं, कई तो मंत्री और विधायक की बात कर रहे हैं, आपने तो देखा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुल करके मोर्चाबंदी करी अगेंस्ट योगी। फिर किसी ना किसी कारण योगी इस मामले में बहुत लकी हैं, और उनके, क्योंकि जब जब ये कैंपेन जोरों से पकड़ा, किसी ना किसी वजह से दिल्ली वालों को उसे शांत करना पड़ा। और फिर से वही हो रहा है, ये हर कुछ महीने पे शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लोग उतारू हैं किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को यहां से किनारे करने के लिए। बात आती है कि उनको दिल्ली भेज देंगे। तो जब जब ये बात होती है कि ब्यूरोक्रेसी, आप देखेंगे, क्योंकि उन लोगों का मानना यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठाले गए हैं वो ऐसे विभागों में जहां मंत्री ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी बात नहीं सुनता, तो वो ऐसे अधिकारी जो हैं वो कौन बैठालता है? मुख्यमंत्री। और अगर और कई ऐसे विभागों में वहां पे कई बहुत से बेईमान अफसर भी हैं, लेकिन अधिकतर ऐसी जगह हो रहा है जहां योगी ने किसी ईमानदार अफसर को बैठा रखा, जो कि नहीं सुनता गलत काम के लिए, और गलत काम की नहीं सुनता तो पूरा कैंपेन बन जाता है। लेकिन जब जब योगी के खिलाफ ये कैंपेन चलता है, तब फिर योगी जो है दूसरी तरफ से शुरू कर देते हैं लोगों को साइलेंट करना। और उसके लिए वो अब जैसे आजकल उन्होंने चला रखा है कि जिलेवार, मंडलवार जा करके आप उनको बोला है, अफसरों को कहा है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को टाइम दें, उनकी बात सुने, उनके काम करें। ये आजकल आप खूब चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जगह जगह ये इस बात का प्रचार कर रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं, जिससे कि उन लोगों को जो चाहते हैं योगी को बाहर कर देना, उन्हें अपना कैंपेन ठंडा करना पड़े। नहीं तो ये बात ये ना हो जाए प्रूव कि हाँ जो वो लोग कह रहे हैं वो सही है। ये चल रहा है, ये खींचातानी चल रही, बार बार आप देखेंगे एवरी फ्यू मंथ्स ये खींचातानी चलती है, क्योंकि ये उसी कैंपेन का हिस्सा है। यानी कि ये भले ही ब्यूरोक्रेसी वर्सेस सरकार दिख रहा हो, लेकिन बीजेपी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही है इसके पीछे, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी खाली ये दिखाने वाली बात है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कभी भी, जब ये कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी कभी ऐसी हावी नहीं हो पाती, क्योंकि अब वो जमाना भी चला गया जब ब्यूरोक्रेसी हावी होती भी थी, क्योंकि तब तगड़े ईमानदार अफसर होते थे। आज की डेट में बहुत कम ईमानदार अफसर बचे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी है, सीधी की बात नहीं है, रीढ़ की हड्डी है। अधिकतर ऐसे लोग हैं जो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं पॉलिटिकल मास्टर के सामने, और क्योंकि अधिकतर बेईमान है, और जिस तरह से अरबों खरबों की संपत्ति जुटाते हैं और उनके लिए आंख बंद कर लेती है सरकार, तो ये कहना कि उनका और सरकार का कॉन्फ्लिक्ट है, वो बड़ी गलत धारणा है। एक और मुद्दा सर, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा जिसने जो खबरों में रहा, वो भी पीडीए की ज़मीन के इर्द गिर्द ही देखना चाहिए। जैसे यादव और मुस्लिमों को लेकर एक लेटर आया, सरकार को वापस लेना पड़ा। स्कूल मर्जर का एक मुद्दा था जो बहुत दिनों तक चला। इस बीच में पीडीए पाठशाला का अभियान समाजवादी पार्टी ने चलाया। अंततः सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि कौन से स्कूल मर्ज होंगे और कौन से नहीं। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन क्या, अब जब 2-3 हज़ार स्कूल ऐसे हैं जिनके मर्जर का ऑर्डर हो गया था, उसे रोका जा रहा है, तो इसे बैकफुट पर आना ही या यू टर्न ही माना जाएगा। तो आपको लगता है कि स्कूल मर्जर के फैसले पर सरकार का यू टर्न पीडीए पाठशाला अभियान की ही जीत है? इसमें कुछ ना कुछ तो उसका कंट्रीब्यूशन है पीडीए पाठशाला का, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार अड़े हुए थे कि नहीं हमें तो करना ही है बंद, और उसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक भी नहीं थी, कोई सरकार की बहुत बड़ी सेविंग नहीं होनी थी,
क्योंकि ये एक जनता के भले के लिए, छोटे मामूली घरों के बच्चों के लिए, गरीब घरों के बच्चों के लिए था कि इसका ये करना मर्जर से आप तमाम हजारों स्कूल्स आप क्लोज कर देते। और छोटे छोटे बच्चे जिनको लंबे डिस्टेंसेस में जाना पड़ेगा, अगर आप दुनिया के खर्चे की आप कम की बात करते हैं तो खर्चे तो सरकार अपने चाहे तो बहुत कुछ कम कर सकती है। अरे योगी आदित्यनाथ का पब्लिसिटी का ही बजट 1600 करोड़ का है साल का। इस तरीके के तमाम खर्चे हैं जो नेताओं के ऊपर होते हैं, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। बजाय स्कूलों को बंद करने के लिए, जो गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए स्थान है, ये उनके कटौतियां करें। जो मुफ्त खोरी चलती है, जो भ्रष्टाचार है जिस तरीके का, वो कम कर लें तो स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 20 बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्कूल में तो पढ़ तो रहे हैं। आपको तो प्रमोट करना चाहिए पढ़ाई। और बच्चा वो नहीं जा पाएगा स्कूल, जिसको अब हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आदमी अपने 6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को कैसे भेज सकता है? और जो मजदूर कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, बिल्डिंग में काम कर रहा है, वो कैसे जाएगा अपना काम छोड़ करके बच्चे को छोड़ने के लिए? तो सारे टाइम उसको यही फिक्र रहेगी, अकेले बच्चा गया तो। और होते हैं तो आप देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे। तो वो जो लॉजिक तो बड़ी ऐसी बकवास लॉजिक बनाई गई थी उसके पीछे। ये अलग बात है कि वो मामला अभी भी कुछ जिलों में तो कोर्ट ने स्टे कर दिया था। अभी बाकी जो, क्योंकि कोर्ट से जीत तरफ से भी आया है कि 2-3 हजार स्कूल ऐसे हैं जिनके मर्जर का फैसला वापस लिया जाएगा। ये कल खबर थी सर। 27 हजार टोटल थे स्कूल, उनमें से अगर 2-3 हजार का ले रहे हैं तो बिल्कुल ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि असर उसका हुआ है पीडीए पाठशाला का। क्योंकि लोगों में जब ये बात फैलाई और ये अच्छी तरीके से, और लोगों को जो फील हो रहा है, जो गांव में बैठा हुआ आदमी हो, तो हम लोग को तो शहरों में पता नहीं लगता ना। यहाँ तो मोटर से जाते हैं बड़े बड़े लोगों के बच्चे, मोटरों में, एयर कंडीशन कार में जाते हैं, उनको क्या मालूम दुख उस गरीब का। और जो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं बैठे हुए सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेट्स, उनको भी इससे कोई मतलब नहीं है। उनको अंदाजा भी नहीं है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे भेज पाता है। बड़ी मुश्किल से तो राजी होते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, और खासतौर से लड़कियों को भेजना ही नहीं चाहते हैं। तो उसमें कम से कम स्कूल तो जाएंगे। ये कहना कि साहब वो टीचर पढ़ाते नहीं, तो ये सरकार का काम है देखना। जब मुख्यमंत्री ये इंश्योर कर सकते हैं कि सचिवालय का हर बाबू काम करे, तो ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि ये स्कूल में टीचर आए। क्यों उन्होंने वो आदेश वापस लिया जिसके तहत ये हुआ था कि स्कूल में टीचर की वीडियो अटेंडेंस होगी, वीडियो से होगी? इन्होंने वापस लिया। तो अगर स्कूल में वाकई में इंटरेस्ट होता, और नाजायज काम, जो टीचर भी नाजायज काम करते थे कि नहीं जाते थे पढ़ने, कितने % होंगे, उनको चेक करने के लिए तो आपने तो उनकी बात मान ली। लेकिन इन गरीब बच्चों की, उनके पास न्यूसेंस वैल्यू है, इन गरीब बच्चों के पास कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं है, तो इनकी बात आप नहीं सुनेंगे। तो ये जो नाइंसाफी थी, इसके खिलाफ बहुत अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव ने आवाज उठाई, और उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा ये करने में। सर एक बार फिर मैं उस चिट्ठी पर आऊंगा, यादव और मुस्लिम के अवैध कब्जों की जो बात कर रही थी। एक सवाल जहन में है कि जैसे अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात करके ये स्पष्ट करते हैं, ये अंडरलाइन करते हैं कि मुझे जनरल कैटेगरी या तथाकथित जिसे हम स्वर्ण जाति कहते हैं उसका वोट नहीं चाहिए भैया, मुझे तो पीडीए का ही वोट चाहिए। वो बार बार ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंडरलाइन करते हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि भले ही सरकार ने वो चिट्ठी वापस ली हो, लेकिन परसेप्शन के लिए यादव और मुस्लिम को टारगेट करके बीजेपी ने ये कहा हो कि बीजेपी ने ये इनडायरेक्टली कहा हो कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, ये तो वैसे भी हमें वोट नहीं देते हैं। तो वो बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स भी तो हो सकती है। नहीं, बीजेपी की तो बिल्कुल होगी। देखिए, दोनों तरफ राजनीति करने बैठे हैं लोग, कोई भजन कीर्तन करने तो बैठे नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। तो अपने अपने कार्ड खेलेंगे। लेकिन एक होता है कि बिल्कुल झूठ पे आधारित, एक होता है अर्धसत्य पे आधारित, और कुछ होता है सच पे होती है राजनीति। लेकिन यहां जो हो रहा है ये बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी का ग्राउंड सिर्फ यही है। वो किसी भी तरीके से, एक तरफ ये भी जताना चाहते हैं कि मुसलमान तमाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये ब्रांडिंग करके, उन्होंने देखा आपने किस तरह अल्पसंख्यकों का पूरा एक पूरी फौज बना रखी है। उनके जो उनका मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा, तो उसमें क्लेम करते हैं कि बहुत मुसलमान हमारे साथ आ रहा है। जहां जरूरत पड़ती है तो एक आध इनके जो खरीदे हुए मुसलमान उनको सामने फ्रंट फुट पे ला करके दिखाते हैं कि साहब देखिए ये क्या बोल रहे हो, वो तारीफ करते हैं। कई इससे स्पोक्समैन भी हैं जिनका काम ही यही है, बेचारे बिके हुए उनके भाषा बोलनी पड़ती है उन्हें।
लेकिन जमीनी हकीकत तो यही ना, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है बुरी तरीके से, और हर चीज में, हर बुरी चीज में उन्हीं का नाम डाल दिया जाता है। और आपने देखा है कि तमाम ऐसे केसेस हैं जहां इवन टेररिस्ट डिक्लेयर करे गए हैं और बाद में उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और उनको इनोसेंट कह के कोर्ट ने डिक्लेयर किया, लेकिन उनकी जो जिंदगी 2 4 5 6 साल की जेल में गुजरी, उससे उनकी जिंदगी तबाह हो गई। तो इनका जो उद्देश्य है किसी तरीके से क्रिपल कर देना उस कम्युनिटी को। साथ ही साथ यादव उनके साथ भी हैं, बीजेपी के साथ भी। तो ये टोटल, लेकिन ये ब्रांडिंग करके बता, क्योंकि जो उनके साथ हैं वो तो रहेंगे, ये बाकियों को भी बिल्कुल एलिनेट, आपका कहना है ये बिल्कुल सही है कि एक तरफ ये चाहते हैं कि सवर्णों में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली यादव मुसलमान के वोट मिलते हैं समाजवादी पार्टी को, सवर्णों में भी लोग बहुत देते हैं। तो वो ये दिखाना चाहते हैं, इनको ये पेंट करके कि ये खाली मुसलमान यादव की पार्टी है। बीजेपी ये कोशिश में रहती है कि जो दूसरे सवर्ण ग्रुप्स हैं वो किसी तरीके से समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएं, जो भी लोग उनके साथ हैं। एक सवाल और सर, बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव कहाँ अटका हुआ है? प्रदेश अध्यक्ष का भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी? वो बड़ी लंबी कड़ी है नीरज, आप भी समझते हैं वो, क्योंकि अध्यक्ष, यहाँ का अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष, ये दोनों कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड है काहे से? प्रदेश की लीडरशिप से भी, क्योंकि ये मैंने जैसा बताया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ को शिफ्ट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है दिल्ली दरबार ने, और नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग पोजीशन क्रिएट कर ली है। तो इस वजह से ये बार बार ये मामला उठ रहा है, और ये जो इसमें लिंकेजेस हैं इन सारी चीजों में, इस वजह से प्रदेश का अध्यक्ष भी नहीं तय कर पा रहे हैं कैसे करें, क्योंकि सारी दुविधा ये हो गई है। कॉन्फ्लिक्ट है बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी मोदी अमित शाह का कॉन्फ्लिक्ट आरएसएस से दिखता है, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ इसमें वो भी बात जुड़ी हुई है 75 साल वाली, कि साहब 75 साल के मोदी जी हो जाए तो उनको ये आरएसएस ने इस तरीके की इनडायरेक्टली ये बातें कही भी है। लेकिन ये सब जमीनी हकीकत आदमी को समझना चाहिए। वो लोग बोलते हैं जिनको, देखिए जब राजा कानून बनाता है तो राजा के लिए नहीं होता है कानून, बाकियों के लिए होता है। तो मोदी जी कोई राजा से कम तो है नहीं, तो वो कानून जो 75 साल वाला बना है वो औरों के लिए, उनके लिए नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसमें फैसला नहीं सकते। और डिसीजन मेकिंग जिस तरीके की पुअर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल पे, वो उसी का एक ये उदाहरण। एक तरफ अपने फर्म डिसीजंस के लिए, अपने फैसलों के लिए जानी जाती है बीजेपी, अपने सेंट्रलाइज्ड फैसलों के लिए, और एक दूसरी तरफ हमें ये नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां फैसले ले ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े इन तमाम मुद्दों पर तफसील से बात करने और उनके पीछे की कहानी हमें समझाने के लिए शरद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।